राहुल जी आ चुके हैं एंड ही इज गोइंग टू जॉइन अस राइट अवे। अगर आपके पास कोई सवाल हो जो आपने ट्यूसडे को, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मतलब पूछने में यू आर लिटिल शाय और समथिंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। राहुल जी बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे और इस शो का इंटेंशन वो भी है कि हम लोगों को समझा दें बहुत अच्छी तरीके से जो फाइनेंस टर्म्स हम उन्हें वैसे नहीं समझा पाते या फिर वो खुद समझ नहीं पाते क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्चुअली ब्रेक इट डाउन फॉर यू, और वही राहुल जी आपके साथ यहाँ पर इस शो पर करते हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में कुछ और बातें करने वाले हैं। राहुल जी वेलकम। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। Good afternoon, ma'am. Yes, this is better. Yes, this is better. तो यहाँ पर तो मतलब बहुत बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन से एक्चुअली इतनी बारिश हो रही है, पूरा भी 2 हफ्ता होने वाला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनफैक्ट आज और कल तो डिक्लेयर कर दिया गया है साइक्लोन या स्टॉर्म हिट करके। दिस इज मुंबई एंड अक्रॉस महाराष्ट्र। नासिक में तो डैम उन्होंने ओपन कर दिया है एंड फ्यू पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो। पुणे में भी डैम ओवरफ्लो होने की वजह से ओपन कर दिया गया है। मुंबई में तो हमारे पास सागर ही सागर है आसपास, तो फ्लडिंग तो हो ही रहा है पूरे शहर में, जो कि सबको पता ही है फ्लडिंग के बारे में। पर इसी के बीचों बीच हमें हमारे इनकम टैक्स भी रिटर्न्स फाइल करनी है। तो काफी सारी चीजें हमने एक्चुअली ट्यूसडे को की थी बातें, और थोड़ी बहुत चीजें हम रिपीट करने वाले हैं। जैसे कि मैं ये पोल क्वेश्चन के द्वारा सवाल करना चाहूंगी। Are you checking your annual information statement when filing your returns? Are you checking your annual information statement when filing your returns? एक ही जन ने सवाल का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है यस। वाह क्या बात है, we've got aware audience over here। अच्छा, कुछ और भी अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 10 more seconds to go. We'll wait for all the responses. Okay, it is increased now, it's changed. कांटे जरा ऊपर नीचे हो चुके हैं। In how much they know and how much they do. So 75% says yes, 25% says no. राहुल जी इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मुझे याद है नवंबर 2021 ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिवाली की छुट्टियों के बाद जब हम आए तो एक नई स्टेटमेंट इनकम टैक्स की साइट पे आ गई। ओके, जिन बंदों ने, हमने जिन क्लाइंट्स की आईटीआर भरी हुई थी, अब हमें उनकी आईटीआर रिवाइज करनी पड़ी। ये हुआ क्या है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है और गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपकी मेहनत कम करने की तैयारी कर ली है। ओके, गवर्नमेंट कहती है कि भैया एक आम आदमी को, बेचारे को नहीं पता कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरे, हम उसको पक्की पकाई खीर दे देते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने सारे सेविंग बैंक के अकाउंट के इंटरेस्ट आपके ऑनलाइन कर दिए। सारा आपका इंटरेस्ट सेविंग बैंक का एआईएस के अंदर शो करेगा। आप, हो सकता है आपको याद आए मेरे पास 3 अकाउंट है, लेकिन वो बता देगा नहीं भाई आपके पास 4 बैंक अकाउंट है। वाओ, ओके। फिर उसके बाद आप, अब हमारे क्लाइंट्स थे वो हमें बताते ही नहीं थे कि भैया हमने कोई शेयर्स की या म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस की हुई है। अब क्या हुआ, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। एक क्लाइंट के पास डिविडेंड आ रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था उसके पास शेयर्स कहाँ हैं। अच्छा, ऑनलाइन शेयर्स तो उन्होंने खुद ने ली होंगी ना, या वो कंपनी के उन्होंने ली? उन्होंने मैम 15-20 साल पहले लिए थे शेयर्स। ओके, मैं यूज नहीं कर रहे, बैंक अकाउंट में छोटा मोटा डिविडेंड आया, ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उनको बताया सर आपको डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ शेयर्स हैं। तो हमने पता किया उनके शेयर्स का है, उनकी अलंकित में मैम 10-12 लाख रुपए के शेयर्स निकल गए। वाओ, ठीक है, तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट करने से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारा पैसा मैम अनक्लेम्ड पड़ा है इस दुनिया में लोगों का, तो बेचारों को पता ही नहीं है कि उनका पैसा कहाँ पड़ा है जी। तो हुआ क्या, उन्होंने चेक किया, उन्होंने वो फिर शेयर सारे के सारे अपने सेल किए और अपने पैसे निकाले। अरे वाह, ठीक है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, आपके सारे बैंक्स के इंटरेस्ट आ रहे हैं उसके अंदर। आपने जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस की हैं वो भी शो कर रहा है। आपने कितने की सेल डाली है अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में, कितनी परचेज करी है जीएसटी की रिटर्न में। ऑल्दो अभी वो डाटा पूरा सिंक नहीं हो रहा है ढंग से, उसमें कुछ अमाउंट्स कम ज्यादा आ रहे हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको कंप्लीटली रेक्टिफाई करेगी एंड इट विल सर्व as a मतलब backbone for anybody filing their income tax returns.
वाओ! तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ शेयर की है। इन इनकम टैक्स समझते हो आप वॉल्यूम 2 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वेदा जी हमें कुछ पूछ रही हैं, बट बिफोर दैट वंस अगेन जस्ट रीइटरेटिंग, फिर एक बात दोहरा रही हूँ आपके लिए कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ये आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। अगर एक कॉलम आएगा, मुझे राहुल जी ने ही समझाया था, जहां पर आप अपने डिटेल्स डालें तो आपके एनुअल इनकम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पूरा आ जाएगा, जिसमें आपके अकाउंट्स, आप कितना इंटरेस्ट कमा रहे हो, अगर आपको बैंक नहीं बता रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से उसे ब्रेक डाउन करें, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही खुद इस पर रिसोर्सेज लगाकर आपको बता रही है। और आपको इसकी जानकारी रखना जरूरी है। तो टाइम एंड अगेन व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न्स एंड टाइम एंड अगेन व्हेन यू गो बैक टू द इनकम टैक्स वेबसाइट, कभी कुछ टाइम अगर आपके पास हो जो निकालना पड़ेगा हमें, तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर ये सब चीजें आपको ध्यान से देखना होगा, ताकि आप अपने अकाउंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स अच्छे से समझ पाए। ओके, वेदा जी का जो सवाल है अगले पोल क्वेश्चन से पहले हम उनको जवाब दे देंगे। राहुल जी, विच वन इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पीपीएफ और ईएलएसएस? मैम देखिए, जो पीपीएफ है दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक जी। प्रोविडेंट फंड आपको 7.1% एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है जी विद अ लॉक इन ऑफ 5 इयर्स एंड 15 इयर्स। कुछ पैसा आपका 5 साल के बाद मिलता है, कुछ साल पैसा आपको 15 साल के बाद मिलता है। जी ईएलएसएस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉक इन है वो 3 साल का है। जी ठीक है मैम। अब आप रिटर्न्स कंपेयर कीजिए। पीपीएफ इज अ सेफर ऑप्शन, उसके अंदर रिस्क नहीं है। 7.1% दैट इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। लेकिन करेक्ट। जो पीपीएफ के बैकग्राउंड में पैसा लगता है वो भी पैसा कहीं ना कहीं मैम मार्केट में लगता है। जी मतलब पीपीएफ का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके आपके पैसे से कोई बंदा पैसा कमा के आपको वापस कर रहा है 7%। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैंने पीछे खुद इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था, पीपीएफ का मेजर पैसा गवर्नमेंट जो है वो मार्केट्स में लगा रही है। यस, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है हर हर किसी जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, जैसे कि खास करके पीपीएफ और ईएलएसएस, जो कि हम टैक्स बचाने के चक्कर में करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमको कि टैक्स बचाने के लिए ये अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो अच्छा रहेगा, तो हम करते भी हैं। दिस इज समवॉट अ मैंडेट दैट हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसलिए हम पीपीएफ में करते हैं। पर साथ ही साथ जैसे आपने अच्छे से बताया कि हर कोई इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ या गवर्नमेंट के पास जाती है, वो खुद मार्केट में डाल के ज्यादा पैसा कमा रही है। तो इसके पीछे आपका कंक्लूजन क्या रहेगा फिर हमारे ऑडियंस के लिए? मैं एक बात कहता हूँ, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को पहले ये कंपेयर कीजिए कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है, क्या उसका रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। देखिए, जब हमारे फादर साहब या दादा साहब इन्वेस्टमेंट करते थे, हमारी पिछली जनरेशन इन्वेस्टमेंट करती थी, तब इन्फ्लेशन रेट 2-3% हुआ करता था। जी एफडी का और इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का रिटर्न 12-13% होता था। जी तो वो समझ में आती है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई लेकिन हम चेंज नहीं हुए। हमने उसी टेक्नोलॉजी को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया। हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारी गाड़ी घोड़ा, हमें हर तरीके की फैसिलिटीज चाहिए, हमें घर भी बढ़िया चाहिए, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वही रखा। जी यूएस के अंदर बहुत सारे बंदे मार्केट में ही पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। जी यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्पेक्यूलेट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम नहीं देते। हमें हर चीज की जल्दी रहती है कि हमें रिटर्न्स अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी राइट नाउ मार्केट बिल्कुल गिरी हुई है। अब इस टाइम पे इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पैसा कह रहे हैं हमें रिडीम करना है, हमें तो डर लग रहा है मार्केट गिर गए। जी हम तब निकालेंगे जब सारी दुनिया पैसा निकाल रही होगी, और हम जब पैसा डालेंगे जब सारी दुनिया पैसा डाल रही होगी, मार्केट बढ़ रही होगी। ये टोटली गलत अप्रोच है एज पर वॉरेन बफेट साहब। वो ये कहते हैं आप तब बेचो जब सारी दुनिया खरीद रही हो, ओके और तब खरीदो जब सारी दुनिया बेच रही हो। अब धीरे धीरे करके परचेज करने का टाइम है, तो हम लोग आज सेल कर रहे हैं। जी ठीक है, हम तब खरीदेंगे जब सारी दुनिया खरीद रही होगी और मार्केट अपने टॉप पे होगी, ताकि जब हम बेचे तो हमें लॉस हो और फिर हम कहें मार्केट तो खराब है। ठीक है, पेशेंस है ही नहीं हमारे अंदर, हम पेशेंस से खेलना ही नहीं चाहते। तो फिर भैया आपके लिए पीपीएफ ही बना है। अगर आपको बिल्कुल जो है ना, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट एज इट इज आपको वापस मिल रही है। जी जी अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं, टाइम दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, आप हिस्टोरिकल शीट्स समझिए ईएलएसएस की। ईएलएसएस इज गिविंग ट्रेमेंडसली ब्रिलियंट रिटर्न्स, बट वो शॉर्ट रन में रिस्क दिखा सकती हैं, लॉस दिखा सकती हैं आपको, लेकिन लॉन्ग रन में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स ईएलएसएस में है। मैं एक भी रुपया पीपीएफ में नहीं डालता हूँ। जी
जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने समझाई है वेदा. आई होप यू फॉलोड दिस. It's ELSS which is better than PPF. PPF is risk free. ELSS might have risk, but that is why शेयर मार्केट के बारे में भी जब हम बात करते हैं हम यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए और ना कि शॉर्ट टर्म हो. और हम बार बार जस्ट बिकॉज मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है तो बेच के निकल लें, वैसा नहीं चलता है. अगर वैसा ही करते रहेंगे तो हम पैसा, वो जो रिटर्न जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन को बीट करने का, वो हम नहीं कर पाएंगे. एंड सो दैट्स अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन as well as a very clear suggestion and advice that is coming from CA राहुल गुप्ता. अगर इनके आप YouTube वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है, तो प्लीज लुक अप हिज YouTube वीडियोस. इट्स CA राहुल गुप्ता, RAHOLGUPTA, ये तो आप जानते ही हैं. तो अभी हम चलेंगे अगले पोल क्वेश्चन की ओर, अगेन विच इज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स. ये हमने डिस्कशन ट्यूसडे को किया था, पर ये अच्छा रहेगा कि आज हमारी जो ऑडियंस है, काफी सारे नया ऑडियंस और नए लोग होंगे, और जिन्होंने पहले भी ये देखा है उनके लिए ये जानना और जानकारी रखना बहुत जरूरी है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट पोल क्वेश्चन. डू यू नो इनकम टैक्स स्लैब्स सेट बाय द गवर्नमेंट? डू यू नो इनकम टैक्स स्लैब्स सेट बाय द गवर्नमेंट, कि कितने पैसे के ऊपर कितना टैक्स कटता है और रिटर्न्स जब हम फाइल करते हैं तो कितना परसेंटेज वापस आता है, और इन्हीं रिटर्न्स को वापस आने के लिए हम टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे. रिस्पॉन्स आ रही है. इट्स राइट नाउ 10 more seconds to go. ओके, ज्यादातर लोग यहाँ पे मुझे लगता है जानकारी रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. 83% says वो जानती है और 16% says कि वो नहीं जानती है. तो राहुल जी, क्या हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करें कि इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं, कितना परसेंट कटता है, और फिर हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे फिर से. अगर आप सैलरीड क्लास बंदे हैं तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर आपकी पूरी सैलरी कैलकुलेट करेगा, आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन पूछेगा, आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपका HRA पूछेगा, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपका मंथली TDS काटना शुरू कर देगा. जी. नो रेट, वहाँ पे रेट नहीं होता, वहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं सैलरी क्लास बंदों के लिए. अगर मैं किसी प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्टर के केस में आ जाऊँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपका TDS कटता है फ्लैट परसेंटेज पे, क्योंकि वो आपकी इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते. 2%, 5%, 10% अलग अलग रेट है. जी. ठीक है, TDS कट गया. अब मार्केट के अंदर ये बड़ी एक अजीब सी चीज हम नोटिस करते हैं कि भाई लोग आते हैं, कहते हैं सर हमारा TDS का हमें इनकम टैक्स का रिफंड करा दो. अरे भाई, पहले इनकम कैलकुलेट तो कर लो, आपकी क्या बनती है, आपका टैक्स पेबल तो ना बन जाए कभी. नहीं, हमें तो रिफंड करा दो जी, आप चाहे सही रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो. तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों. देखो, आप टैक्स पे करने से हिचकिचाइए मत. वो पैसा गवर्नमेंट आप ही को वापस कर रही है. ये जो हाईवे बन रहे हैं ये आप ही के लिए बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने लिए थोड़ी ना बनाए हैं. तो हमें टैक्स पे करने से पहले पहली बात तो डरना नहीं चाहिए. जी जी. आपके दिए हुए पैसे से ही ये सारा काम हो रहा है, आप ही राजा हो यहाँ के, ऐसे समझा करो. जी. ठीक है. अब टैक्स की कैलकुलेशन होती कैसे है. अब सैलरी क्लास बंदे को अगर उसकी सैलरी सपोज 10 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख के ऊपर सीधा गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा देगी. गवर्नमेंट पहले 2.5 लाख रुपए उसके एग्जेम्प्ट करेगी, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगाएगी, 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगाएगी, और 10 लाख से ऊपर 30% लगाएगी. तो वो स्लैब वाइज लगता है, इसीलिए इसको स्लैब रेट कहा जाता है. जी. मेरे पास एक क्वेरी आई सर ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम की. अब न्यू स्कीम, देखो मैं कहूंगा कि आप खुद कैलकुलेट कीजिए. इनकम टैक्स की साइट पे भी इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, जिसके अंदर ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के हिसाब से वो कैलकुलेट करके देता है कि भैया ओल्ड स्लैब में ये टैक्स बनता है, न्यू स्लैब में ये टैक्स बनता है. मेरी कैलकुलेशन जितनी मैंने देखी है, मुझे ओल्ड स्ट्रक्चर अभी भी बढ़िया लगता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा. तो गवर्नमेंट 80C की लिमिट नहीं बढ़ा रही है, ये भी एक चैलेंज है. हम लोग भी लगे हुए हैं कि 80C की लिमिट बढ़नी चाहिए. उससे हुआ क्या, मार्केट की देखिए, ये अभी कोरोना की वजह से जो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये स्लैब रेट नहीं बढ़ाया, वरना शायद बढ़ जाता. क्यों मैम, कोरोना की वजह से क्यों गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है? देखिए, इकोनॉमी को समझिए. अगर गवर्नमेंट चाहती है आप पैसा खर्च कीजिए, आप सेव मत कीजिए इस टाइम, ताकि मार्केट में सर्कुलेशन रहे. जी. ठीक है. अगर गवर्नमेंट यही 1.5 लाख को 3 लाख कर देगी, या 2 लाख या 2.5 लाख कर दे, होगा क्या, आप लोग सेव करोगे और उसको खर्च नहीं करोगे. जी. ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है. जी.
ठीक है, तो होगा क्या, मार्केट के अंदर सर्कुलेशन रुक जाएगा। आप अपने 50,000 रुपए देख रहे हो, लेकिन बहुत सारी जनता है जो बड़े इजीली इसको इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इकोनॉमी का सर्कुलेशन रुकेगा और फिर से मार्केट के अंदर जो है वो हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखेगी। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजों को कंट्रोल करना है, इसलिए एटीसी की लिमिट अभी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से नहीं बढ़ाएगी। ठीक है जी। थर्डली, अब स्लैब रेट के हिसाब से आप दोनों कैलकुलेट कीजिए। बिजनेस क्लास बंदा अगर एक बार नए स्लैब में चला गया तो वो दोबारा पुराने स्लैब में नहीं जा सकता जी। अगर आप सैलरी क्लास हो तो आपके पास ऑप्शन है, आपके एम्प्लॉयर ने किसी भी स्लैब से काटा हो, आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए वो स्लैब चेंज कर सकते हो जी। खुद भी फाइल कर सकते हो, आप किसी कंसल्टेंट को भी एंगेज कर सकते हो जी। आपको जो इजी लगे आप खुद भी कर सकते हो। इतना कोई टफ काम नहीं है सैलरीड क्लास बनने के लिए। बिजनेस क्लास के लिए थोड़ा सा टफ कह सकते हैं हम, क्योंकि उसमें खर्चे वगैरह एंड ऑल सब कुछ क्लेम करना, बैलेंस शीट बनाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास बनने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन इजीली डू इट। ऑलराइट, तो कुछ लोग वो भी पूछ रहे थे कि क्या हम खुद ही करें या सीए का हेल्प लें रिटर्न्स फाइल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये आपने पिछली बार भी समझाया था ट्यूसडे को कि हम खुद भी कर सकते हैं, बट अगर कोई मदद की जरूरत हो तो फिर सीएज आर ऑलवेज देयर, पीपल लाइक यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। आर्यन कुछ और पूछ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम क्यों नहीं करती, पीपल विल स्पेंड मोर देन। ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम क्यों नहीं करती। देखिए, अभी अभी हमने श्रीलंका की हालत देखी है, वहां पे टैक्सेस बहुत कम थे जी। वहां पे मैं बांग्लादेश खुद होके आया हूँ एक दोस्त के साथ पीछे, तो हुआ क्या, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे एक आईएएस रैंक के ऑफिसर की भी सैलरी बहुत कम है जी। ठीक है, तो होगा क्या, देखो दोस्तों, गवर्नमेंट को अब जो कंस्ट्रक्शन हाईवेज गवर्नमेंट इतनी धड़ाधड़ कर रही है वो हमारे पैसे से ही कर रही है। गवर्नमेंट की मजबूरी है, वो टैक्स स्ट्रक्चर को कम नहीं कर सकती ना। पेट्रोल, आपको पता है कुछ गवर्नमेंट्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। दे डोंट हैव मनी, उनके खर्चे उनके रेवेन्यू से ज्यादा हैं जी। हमारी कंट्री के अंदर टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से 2019 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 टीम्स बनाई जीएसटी इवेजन की, अल्फा बीटा गामा, जिन्होंने काफी टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट किया है गवर्नमेंट का। एंड मार्केट के अंदर एक गलत सेंटीमेंट बन गया था टैक्स चोरी करने को लेके कि कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स तो अपना है, ये है वो है। तो गवर्नमेंट ने उसको कर्टेल कर दिया है। अब सभी बिजनेसमैन, मैं जितने बिजनेसमैन के टच में हूँ, वो बहुत इजीली अपना कंप्लीट टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक वो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बन रहा था उसको क्रैश किया गया है। और इनकम टैक्स देना हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, जीएसटी देनी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस देश के रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, इस देश की सड़कें हम यूज कर रहे हैं, इस देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे लिए काम कर रहे हैं। कोविड के अंदर हमने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने किसी ने पेशेंट्स को एडमिट भी नहीं किया, मैं जानता हूँ कई सारे हॉस्पिटल्स को। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने सबको ट्रीट किया अच्छे से। आर्मी हमारे लिए खड़ी है, जो बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे देश की इकोनॉमी हमारे लिए है जी। अब एक क्वेश्चन है, टैक्स फ्री कंट्रीज भी बहुत हैं, लेकिन उनके पास रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है, उनके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, उनके पास गोल्ड बेशुमार दौलत पड़ी है दुबई में, लेकिन अब वो भी टैक्स लगा रहे हैं। 5% दुबई ने जीएसटी लगा दिया है, अभी इनकम टैक्स नहीं लगाया उन्होंने। टैक्सेशन लगाने से हमें डरना नहीं है कि हमारी कंट्री हमारे गलत कर रही है। और अगर आप दूसरी कंट्रीज का टैक्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी कोई बहुत कम नहीं है। यूएसए के अंदर भी अच्छा खासा टैक्सेस लगता है मैम, बट वहां पे एजुकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ पे ये दोनों चीजें कॉमर्शियलाइज्ड हो गई हैं जी, जो गलत हो गया है। अगर इस चीज पे गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर ले, एजुकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री कर दिया जाए, टैक्सेस चाहे और 10-12% ले लिया जाए, जी जी, तभी पॉसिबल है जब आप और मैं मिलके सब लोग अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे करें। हम सब ने अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे करने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट के पास सरप्लस आएगा, गवर्नमेंट को हमारे ऊपर ही खर्च करेगी। राइट। और अगर नहीं भी खर्च कर रही है तो हमारे पास वो हक बनता है उनको सवाल करने का, तो सवाल भी हमने करना चाहिए। हम सिर्फ चुपचाप वो जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, बस उसके पीछे हम नहीं लग सकते। हमें ये चीजें एक्टिवली पार्टिसिपेट करनी है, ये बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे सवाल और आए हैं। हाउ टू पे टैक्सेस फॉर अनमेच्योर्ड एफडी लेटर, नॉट ईयरली। आर्यन जी, आप क्या चेक कीजिए, आप एआईएस में चेक कीजिए और टीडीएस सर्टिफिकेट चेक कीजिए। आपके बैंक ने 100% क्वार्टरली उसके ऊपर टीडीएस काटा होगा।
अगर आपने फॉर्म 15G 15H, क्या होता है, टीडीएस बैंक को काटना मैंडेटरी होता है अगर बैंक आपको 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट देता है तो। अगर आपका टीडीएस बैंक ने नहीं काटा है तो आपने 15G 15H 100% बैंक को दिया होगा, वो 26AS के पार्ट बी में आपके आ जाएगा, वो आप चेक कीजिए, 100% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दीजिए। जी 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 एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो टीडीएस का डिटेल्स अभी आर्यन जी आपको समझाया है राहुल जी ने, वो अगर आप खुद समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनके यूट्यूब को फॉलो कीजिए। यू कैन स्टे इन टच विद हिम एंड यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम हिम ऑल्सो। ये इनका प्रोफेशन है, ये इनका करियर है एक सीए होने के नाते, कि वो लोगों को इसी तरह से एडवाइस करें और उनको सर्विस करें। राइट, दिस इज अमेजिंग। रितिका जी, आई होप आपके सवाल के जवाब भी आपको मिल रहे हैं। किसी ने यहाँ पे पीछे 115 बीसी के बारे में, 115 बीएसी ऑप्ट करे तो पुतुल साहू, स्ट्रक्चर है मैम, वो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा दिस इज न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोल क्वेश्चन। अब हम जाएंगे अगले पोल क्वेश्चन की ओर, जो कि हम एक्चुअली पोल से ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने इतनी सारी अच्छी बातें अभी इनकम टैक्स के बारे में की है। अब हम जाएंगे बात करने के लिए स्कैम्स के बारे में। अगेन बहुत छोटा सा स्कैम है और ये शायद स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राहुल जी हमें उसके बारे में बताएंगे जरूर। सो माय क्वेश्चन टू यू देन इज, हम पहले ऑफ कोर्स होल क्वेश्चन ही डाल देंगे, उसके बाद मैं समझा दूंगी। हैव यू बीन स्कैम्ड ऑन व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे क्या आपके साथ स्कैम हुआ है या आपके पैसे चले गए हैं या ऐसे कुछ हो गया है? तो अगर ऐसे हुआ है तो फिर हमें बताइए, नहीं हुआ है तो वो भी बताइए, हम जरूर जानना चाहेंगे। हैव यू बीन स्कैम्ड ऑन व्हाट्सएप? 10 सेकेंड बाकी है। ये है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। 4 सेगमेंट्स होते हैं रोज। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द मेन थीम हमारा आज इनकम टैक्स पर में ही था, जो आपने समझाया है बहुत अच्छे से। अगर आपके पास और सवाल हो तो प्लीज हमें पूछिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Annie_AKM। राहुल गुप्ता यूट्यूब पर अगर आप डायरेक्टली उन्हें मैसेज करें, CA राहुल गुप्ता उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो भी आपको वहां पर समझा देंगे। नो कहते हैं, nobody has been scammed on on WhatsApp। हमारा ये जो नेक्स्ट सेशन है उसे कहते हैं स्कैम संभाल के। यस, इसका नाम है स्कैम संभाल के। ऑलराइट, स्कैम संभाल के पर बस यही एक सवाल होगा जो मैं आपको करूंगी। व्हाट्सएप स्कैम्स के बारे में वैसे हो चुके हैं जहां पर वो प्रॉमिस एक चीज करते हैं और फिर लेते कुछ और है, हमको डिटेल्स नहीं पता होते, हम ऑनलाइन ट्रांसफर भी करते हैं। बेकिफायती स्कैम इसे कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप राहुल जी? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कोई दोस्त के व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज आ रहा है कि भाई मैं कहीं फंस गया हूँ एंड इस तरीके से कुछ मैसेज आ रहा है, तो मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है भाई दोस्त को ना कॉल कर लो, अब नॉर्मल कॉल, ठीक है। पहले उससे पूछ लो भाई तेरे को क्या दिक्कत है। 99% वो बोलेगा क्या दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपके साथ स्कैम हो रहा था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे व्हाट्सएप पे ही हाई का मैसेज, ओ भाई इसको जरूरत है दे दिए पैसे, वो स्कैम हो गया आपके लिए, ठीक है। सेकेंडली, वो बंदा किसी और के अकाउंट पे पैसे मंगाएगा, जिस बंदे को जरूरत होगी वो अपने पे क्यों नहीं मंगाएगा भाई, वो खुद फॉरवर्ड कर देगा उसको। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो सेकंड, आपके यहाँ पे आपका माथा ठनकना चाहिए, अगर जैसे ही उसने बोला ना मुझे किसी और के अकाउंट पे चाहिए, तभी आपका दिमाग बोल देना चाहिए भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तीसरी चीज, उस बंदे के बेचारे के घर वाले कोई हेल्प नहीं करेंगे, सीधा वो आपको कॉल करेगा, हाँ ठीक है। तो समझ जाइए भैया कुछ गड़बड़, उसका कोई दोस्त यार कोई नहीं है, वो सीधा सबसे पहले आपको भेज रहा है। इसका मतलब आप कितनी प्रायोरिटी हो कि बंदा सबसे पहले आपको कॉल कर रहा है। तो वो आपका रिलेशन भी आप जस्टिफाई, अगर लगता है कि हाँ मेरा दोस्त इतना अच्छा है कि सबसे पहले मुझे ही कॉल करेगा और आज से पहले इसने कभी मुझसे मांगे भी है या नहीं मांगे पैसे। राइट, ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत बहुत जरूरी है। तो छोटा सा स्कैम है या फिर छोटी सी बात है, लेकिन क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हुए हैं जहां पर हम कनेक्टेड रह सकते हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे वो किडनैपिंग की किस्से हो। अनलेस समबडी हैज कंफर्म्ड इट, डू नॉट शेयर एंड स्प्रेड फियर, ये एक चीज। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स पैसों को लेकर, किसी के मैसेज पर आप पैसे से ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर उसने कहा भी कि मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो एड्रेस ले लीजिए और वहां चले जाइए खुद, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स पैसा, हर एक रुपये की कीमत है
और उसी रुपए के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसे हमें जाने नहीं देना चाहिए ऐसे, चाहे वो दोस्त हो या कोई हो। यस, इफ दे नीड हेल्प, प्लीज गो एंड हेल्प देम। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हेल्प ना करें, पर उस सिचुएशन को अच्छे से जाने समझे उसके बाद ही हम करें। तो ये था स्कैम संभाल के। एक क्विक क्वेश्चन इनकम टैक्स पर शिविका पूछ रही है, राहुल जी, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पोल, ईपीएफ पीपीएफ से बेटर है क्या 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट? आई थिंक सैलरी क्लास के लिए ये बहुत जरूरी है 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट का सही जगह पर करना, ताकि टैक्स बचे। तो इसका आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ईएलएसएस में कर लें, थोड़ा सा रिस्क अगर ले लें और ईएलएसएस में कर लें, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री का अगर 5-6% भी इन्फ्लेशन है, तो मेरा ये मानना है एटलीस्ट डबल रेट से आपका आरओआई निकलना चाहिए, रिटर्न निकलना चाहिए। 5% अगर मैं इन्फ्लेशन पकड़ूं तो मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। तो गो फॉर ईएलएसएस। आपको 10% कोई पीपीएफ नहीं देगा, कोई ईपीएफ नहीं देगा। आपका जो मैंडेटरी कटता है, एम्प्लॉयर जो काटता है, वो तो कटेगा, वो आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। होता क्या है पीपीएफ और सॉरी पीएफ के अंदर होता क्या है, आपके पैसे इकट्ठे होते रहते हैं और कंपाउंडिंग लग के आपको बहुत सारे पैसे बाद में लगते हैं, लेकिन अमाउंट देके जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कीजिए। ऑलराइट, तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन है कंपनी को कहने का कि पीएफ मेरा मुझे देना ही नहीं है आपको, या आप भी मुझे ना दें, मैं ईएलएसएस में डाल दूं? ये है ऑप्शन? नॉट अलाउड मैम। 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस एचआरए जो न्यू लेबर कोड में आया है, अब आपका वो पीएफ कटेगा। पहले वो 12% ऑफ बेसिक था, वो कटेगा ही कटेगा। आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, 12% आप डाल रहे हो, 12% एम्प्लॉयर को भी तो डालना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये अच्छी बात है। 12% के हिसाब से तो इट्स अ वेरी गुड अर्निंग और रिटर्न ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। 12% कैलकुलेशन है मैम, उसके ऊपर रिटर्न्स तो आपको 6-7% ही मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली। पर हाँ, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सैलरी, सो दैट्स समथिंग दैट वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे ही पैसे हैं वो जो एम्प्लॉयर डाल रहा है। और रिटर्न्स के बारे में अगर हमें इन्वेस्टमेंट जैसे ईएलएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट बी वेरी गुड। सो यू आर टेलिंग मी ईएलएसएस जो है वो ऑप्शन भी है हमारे पास टू ट्राई एंड सेव टैक्स। ऑलराइट, अब हम चलेंगे एक चुटकी इकोनॉमिक्स, थर्ड सेगमेंट। वक्त निकलता जा रहा है, हमारे पास अब टाइम है एक चुटकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ये चीज, अगेन कोई टर्म्स हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है। एक नया टर्म आज हम सीखेंगे, एक चुटकी इकोनॉमिक्स में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आज हम इसमें सीखने वाले हैं REIT के बारे में। तो मेरा सवाल, स्टैंड बिल्कुल मतलब सॉरी, पोल मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ REIT? डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ REIT? ये हमें बताइए, क्या जानते हैं आप REIT के बारे में? अब तक तो 100% नो पे है, पर हमारे पास 20 सेकंड है, तो देखते हैं और कितने हमारे ऑडियंस में से इसके बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं। मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी अब जान रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बारे में कुछ सीखने मिल रहा है। It also happens to be a new avenue for investment, if you can call it. तो ये REIT क्या है? Nobody knows. सारों ने कहा है 100% कोई जानकारी नहीं है REIT के बारे में। REIT क्या है राहुल जी? पहली बात तो REIT जो है वो बहुत अच्छा जवाब आया है सानवी जी का, रियल एस्टेट इंटरेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। सानवी, वेल डन। तो ये होता क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट पॉपुलर है ही नहीं, ठीक है। ये यूएसए एंड दूसरी कंट्रीज में पॉपुलर है, जहां पे बैंक से एफडी का इंटरेस्ट रेट 2% है, 2%। और वहां पे वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन टाइप, ठीक है। वो क्या करती है, वो लोन्स देती है फॉर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस, प्लस वो कुछ प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती है जिनके अंदर वो रेंटल इनकम कमाते हैं जी। जो वो कमाते हैं वो एज इट इज 90% टू 100% अपना सारा पैसा डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। एक तरीके से हम लोग शेयर होल्डर बन गए उनके। अगर हमने रीट में पैसा डाला, एक कोटक इंटरनेशनल रीट फंड आया था अभी कुछ टाइम पहले, ऑल्दो वो माइनस में रिटर्न्स दे रहा है क्योंकि वो दुबई की इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टीज में उसने इन्वेस्ट किया था, एंड द मोमेंट ही इन्वेस्टेड कोविड स्टार्ट्स, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है एज ऑन डेट।
मैंने कल भी दोबारा चेक किया उसको, मैंने कहा शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन नहीं, वो माइनस में ही है। वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से रिटर्न्स अगर आ रही है कंटिन्यूएशन में, तो वो फंड्स रिटर्न्स देंगे। अगर प्रॉपर्टीज में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो वो माइनस रिटर्न्स देंगे। इंडिया के अंदर ये पॉपुलर नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में पॉपुलर है। अब मैं बताता हूँ इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था। मकसद ये था कि सपोज मुझे कनॉट प्लेस में या किसी पॉश इलाके में कुछ प्रॉपर्टीज में पता है मुझे कि यहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा। अब वहां पे प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे 5 लाख रुपए के कुछ रिटर्न मिल जाए, तो मैंने रीट में पैसा डाल दिया उनके फंड में। उन्होंने कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी में पैसा डाल रखा था 5 करोड़ रुपए। जैसा रिटर्न आया, मान लो वहां पे 5 करोड़ के हो गए 5.5 करोड़, 10% का आरओआई आया, तो वो 10% का आरओआई 100% मुझे दे दो। राइट। अपने खर्चे काट के, ऑब्वियसली खर्चे बहुत कम होते हैं रीट ट्रस्ट के, इन सबके खर्चे बहुत ही कम नेग्लिजिबल खर्चे होते हैं। जो वो कमाते हैं वो एज इट इज 100% हमें दे देते हैं। वाओ, ओके। ठीक है। अब दूसरी कंट्रीज के अंदर एक चीज और क्या चलती है, लोन के लिए भी वो पैसे दे देते हैं फॉर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस। ओके। हाँ, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे दे देते हैं, वो एक तरीके से बैंक की तरह। लेकिन उनके रूल्स थोड़े अलग होते होंगे, मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि उनके रूल्स क्या है। वो तो जो बंदा अप्लाई करेगा उसे ही पता चलेगा क्या रूल्स हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में ये कंसेप्ट पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वही वाली बात, हमें इंटेलेक्चुअल समझदार बनना है और हमें पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली, REIT ये है जरूर यहाँ पे इंडिया में, जैसे इन्होंने बताया है, कोटक इंडस्ट्री, कोटक कंपनी ने किया जरूर था, पर वो अभी माइनस में चल रहा है। अगर वो होल्ड करे तो शायद ये कन्वर्ट हो, और शायद यहाँ पे एज वी गो फॉरवर्ड वी विल हैव अ न्यू एवेन्यू, हो सकता है। क्या आपको ये भी लगता है कि हमारे यहाँ पे एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के बहुत कम हैं राहुल जी? बस ऐसी पर्सनली पूछना चाहूंगी। इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल लेवल पे नॉलेज नहीं दी जाती इस चीज। करेक्ट। अगर यही चीज हमें स्कूल लेवल पे मिलनी शुरू हो जाए, हमें भी देखिए 100 में से 100 नंबर लेके हमने कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हमें इंटेलेक्चुअल, हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जी, बट मास्टर ऑफ नन। अरे यार, मास्टर एक के बन लेना, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो फिर भी रखना पड़ेगा आपको। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। करेक्ट। आज जमाना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का ही है, मास्टर ऑफ नन का ही चल रहा है, कि आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी खबर होनी चाहिए, क्योंकि यही खबर हम फिर हमारे लाइफ के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमारे चीजों के लिए, हमारे एम्बिशन, करियर प्लान जो भी हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और वही स्कूल, पाठशाला जो है हमने यहाँ पर खोल रखा है, इसका नाम है MKB, मनी की बात, ग्लांस और ओपोजोवर, हर ट्यूसडे और थर्सडे होता है, मेरे यानी आनी। और अब हमारे साथ एक्सपर्ट है CA राहुल गुप्ता। तो आपके जितने भी सवाल हैं प्लीज पूछिए, समझिए, समझने की कोशिश करें, और जितने भी सवाल हो, एडवाइस लेना हो प्रोफेशनली आपको राहुल जी से, तो CA राहुल गुप्ता इनका यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज 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 फॉलो कीजिए। अब हमारा आखिरी सेगमेंट, वक्त ऑलरेडी हो चुका है 12:40, 40 मिनट का वैसे ये सेगमेंट होता है। लास्ट ऑफ कोर्स हमको जानना है कि शेयर मार्केट में आजकल हो क्या रहा है। गेनर्स एंड लूजर्स, गेनर्स और लूजर्स में आज हमारे पास हो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट तो अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो पहले ही राहुल जी ने बता दिया था हमको। और आफ्टर द रेड हॉट इन्फ्लेशन नंबर्स, देयर इज अ मॉडेस्ट फॉल इन US स्टॉक्स, एंड आई थिंक जो फॉल चल रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। US और जापानीज स्टॉक के बारे में ये बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू इंडियन स्टॉक्स। इंडियन स्टॉक्स का मेरे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आया है, एक सेकंड। तब तक मैं एक बात बता देता हूँ मैम। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ टाइम से, लगभग 6 महीने से, जब से US के अंदर इन्फ्लेशन के रेट बढ़े हैं, तब पैसा रिडीम किया है, बहुत पैसा रिडीम किया। अगर यही बात मैं करूं 2010 की, अगर इतना ही पैसा 2010 में मार्केट से निकलता, तो हमारी मार्केट आज, सेंसेक्स जो अगर हमारा 53,000, तो ये 40 के आसपास मिलता। लेकिन अब SIP काउंट जो है हमारा, जो मंथली इन्वेस्टमेंट डल रही है इन शेयर मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स रूट, वो 10,000 करोड़ रुपए मंथली क्रॉस कर चुकी है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। उसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, और जब मार्केट गिरती है तो लोग डरते नहीं है। अब समझदार
धीरे धीरे और होंगे, तो ये चीज है। अब धीरे धीरे करके लोग और समझदार हो रहे हैं, तो वी आर गेटिंग, मतलब मार्केट इज स्टेबलाइजिंग। ऐसा नहीं मतलब अगर बाहर पैसा निकाला तो खत्म। अब आज का जो मार्केट है वो कह रहे हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी हैज पेयर्ड ऑल गेन्स मेड अर्लियर ऑन थर्सडे टू टर्न रेड. बेंचमार्क इंडियन इंडिसेस हैव बीन रेड इन द आफ्टरनून. कुछ इतना अच्छा रहा नहीं अब 12 बजे तक. Global markets are also pretty shaky after a highly anticipated report on US inflation turned out to be even worse than expected, boosting bets the Federal Reserve could get more aggressive with its rate tightening move. माने कि जो ऑलरेडी फेडरल रेट्स बढ़ा दिए गए थे पिछले 2 महीने में, उन्होंने 2 बार तो बढ़ा दिया था, ये और बढ़ाने वाले हैं टू ट्राई एंड कर्ब इन्फ्लेशन, जिसके वजह से मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट स्टॉक्स जो यहाँ पर हम जिसके साथ ट्रेड करते हैं उसमें अफेक्ट वो जरूर होगा. आपको क्या कहना है इसके बारे में? मैम देखिए, यूएस का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जब से ये रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई हुई है, रशिया से ऑयल गैस जाती है, वो बढ़ा दिए प्राइसेस. तो हुआ क्या है, देखिए जैसे ही ऑयल और गैस जो बेसिक कंपोनेंट है, अगर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर चीज बढ़ती जाएगी किसी भी कंट्री के अंदर. ठीक है, हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आया क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है और हमें काफी हद तक उसने कंफर्ट भी दिया है, और वो दोस्ती कहीं ना कहीं अभी भी निभा रहा है. तो वी आर गुड विद रशिया. ठीक है, तो इसलिए हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इम्पैक्ट यूएस के ऊपर पड़ा है. Absolutely, तो absolutely. वो दिक्कत तो यूएस को झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती है. हम तो भगवान से यही कामना कर रहे हैं ये वॉर खत्म होए, जी. तभी कुछ स्टेबलाइज होगी. तब तक ये मार्केट फिलहाल शेकी ही रहेगी. एब्सोल्युटली. अब जब स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर सवाल कर रहा था कि जब शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है, मैंने कभी किया नहीं है उन्होंने कहा है, तो क्या करना अच्छा रहेगा. और लास्ट में एक राहुल जी भी हैं जो पूछ रहे हैं, डज रूपी गेट वीकर अगेंस्ट डॉलर्स मींस दैट आवर मनी इन बैंक इज लूजिंग वैल्यू. योर मनी इन बैंक इज नॉट लूजिंग वैल्यू इन इंडिया, बट यस अगर मैं ग्लोबली देखूं तो हाँ, आपका पैसा कम हो रहा है. जी. इंडियन कंटेक्स्ट में देखूं तो हो सकता है ना. अब देखिए, आपके पैसे से ही तो गवर्नमेंट ऑयल मंगाएगी, ऑयल महंगा मिलेगा क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है. और तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम जो ऑयल मंगाएं वो रुपीस की करेंसी में ही मंगाएं. उससे क्या होगा, डॉलर का ऊपर नीचे होने से हमारे ऑयल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जी. लेकिन अभी फिलहाल वो मेरे हिसाब से अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, बातें चल रही हैं. दैट इज गुड फॉर अस अगर हो जाए. एब्सोल्युटली. हमारा ऑयल तो थोड़ा बहुत रशिया से आ ही रहा है. हम अलग तरीके से उनके साथ मतलब ट्रेड रिलेशंस रखने की वजह से हम पर वो इम्पैक्ट शायद कम हो. अब जाकर थोड़ा सा कम हो, बिकॉज इवन रशिया इज फेसिंग द क्रंच, क्योंकि रशिया से जो वेस्टर्न सैंक्शंस आई थी वो इतनी बुरी थी कि उनके पास उनके ऊपर तो स्ट्रेस बहुत है. तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज जिनके साथ थोड़े बहुत ट्रेड रिलेशंस उनका अभी भी चल रहे हैं, उनके साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि कम पैसों में भी पर एटलीस्ट ट्रेड चलता रहे. तो बट दिस इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर रूपी वैल्यू एट ऑल, नॉट येट, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अभी भी हाई हैं. और विंडफॉल गेन्स विंडफॉल लॉस के बारे में तो हमने बात की ही थी. बट दैट्स बीन गुड. इनकम टैक्स के बारे में तो जो हमारा थीम था, हमने उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें आज की हैं. फाइल जरूर कीजिए, रिटर्न्स आपको मिलेंगे. स्लैब्स के बारे में समझिए, हमने आज समझा दिया है कि 5% से बढ़ता है ओवर 2.25 lakhs, 2.5 राइट, कि 2.25 स्लैब्स जो शुरू होते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं. 2.5 यस, 2.5 से लेकर एवरी 2.5 जितना बढ़ता है तो 5% बढ़ता जाता है. एंड इन्वेस्टमेंट्स ELSS जैसे राहुल जी ने बताया बहुत अच्छा ऑप्शन है. यू डोंट हैव टू सेटल फॉर समथिंग दैट इज लेस रिस्क और रिस्क फ्री, जैसे PPF ELSS में अगर आप करें तो अच्छा रहेगा, रिटर्न्स अच्छा रहेगा. सो हम जो ये घबराते हैं, जैसे राहुल जी ने बताया कि टैक्स भरने से घबराइएगा नहीं, वही टैक्स का पैसा हम पर यूज हो रहा है. इनफैक्ट अगर उसके सामने ELSS में अगर आपने इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट, दैट इज द वे वी शुड एक्चुअली टेक अप. अब इसके बारे में बहुत सारी और बातें होंगी. ELSS क्या है, ELSS को कैसे हम ब्रेक डाउन करें, ये भी हम बातें जरूर आगे बढ़ते हुए करेंगे. आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी. Thank you so much. Have a great weekend. मिलते हैं ट्यूसडे at 12 o'clock. This is Glance and Reposo. कहते हैं मनी की बात. इस शो को हम यहाँ पर पाठशाला ही तो हमने शुरू कर रखा है, तो हमें जरूर मिलिएगा every Tuesdays and Thursdays right here on Money की बात on Glance and Reposo with me Annie and CA Rahul Gupta. See you next week.